सोनिका चौधरी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्लास 12th की बुक आरोह है उसके नेक्स्ट चैप्टर बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। यह जनेंद्र कुमार की एक रचना है। यह वीडियो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हिंदी और अचटेट के लिए भी उपयोगी है। अब जनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जनेंद्र का जन्म कब हुआ था? 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। और जो कल हमने जिस अध्याय पढ़ा था कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में उनका जन्म हुआ था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, अब जनेंद्र की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके क्या है? उपन्यास है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 3 तो क्या दे दिए? उपन्यास दे दिए और 1 दे दिया कहानी संग्रह। इनमें से कौन सा इनका क्या है? उपन्यास नहीं है। तो उपन्यास कौन कौन से हैं? परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध। अब वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके क्या है? कहानी संग्रह। पाजेब वो पहले जो पीछे जो किताब बुक्स लगती थी उसमें ये कहानी लगी हुई थी, पीछे जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हुई थी तब। अब तो ये क्या है? राजस्थान बोर्ड गवर्नमेंट ने क्या किया? बुक्स चेंज कर दी है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये क्या है? विचार प्रधान निबंध संग्रह है। कौन कौन से निबंध संग्रह है? प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। तो आप ये अपनी नोटबुक में अलग से इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। प्रमुख पुरस्कार, अब जनेंद्र को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, भारत भारती सम्मान। महादेवी वर्मा को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और भारत भारती भी ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक पुरस्कार है, वो महादेवी वर्मा को भी मिला हुआ है और जनेंद्र को भी। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। अब निधन कब हो गया था? 1990 में। अब ये नीचे पंक्ति दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। इस बुक के सभी चैप्टर में ऐसे पंक्तियां दे रखी है। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने सौपन के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यानी क्या कह रहा है लेखक? की यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठता है वही तो क्या है? असमर्थ है। तो ये पंक्ति ऐसे पेपर में पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? जनेंद्र की। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित कौन है? जनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। यानी जो हिंदी साहित्य है तो जो उसमें क्या है? प्रमुख महत्वपूर्ण कथाकार किसको माना जाता है? प्रेमचंद को। उन्होंने कम से कम 300 से ज्यादा कहानियां लिखी है। और तो प्रेमचंद के बाद महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है? जनेंद्र का। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। अब मनोवैज्ञानिक, अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से मनोवैज्ञानिक कथाकार उपन्यासकार कौन नहीं है? एक तो इला जोशी भी है, जनेंद्र भी है। अब वो जो प्रेमचंद है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। आगे भी क्या है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। अब परख कर सुनीता त्यागपत्र देगी कि, तो ये इनकी ये सीरीज हो गई। कई बार क्या होता है, पीछे जब 2016 की वैकेंसी थी उस समय गहलोत सरकार ही थी, तो उस समय ये सीरीज पूछी गई थी कि प्रश्न की, अब मान लो जनेंद्र के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि इनके उपन्यास का क्रम बनाए, तो पहले कौन सा है? परख आ गया, बाद में कौन सा आ गया? सुनीता, और बाद में क्या आ गया? त्यागपत्र। तो ये क्रम से सेट करने आ गए। तो आप इन्हीं को ऐसे ही याद करोगे। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य,
तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। अब निम्न में से कौन सी जिनेंद्र की कहानी नहीं है? खेल, पाजीव, नीलम देश की, राजकन्या और परख। तो परख उनका क्या है? उपन्यास है। अब जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन बना सकता है? कथाकार होने के साथ साथ जिनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। भूत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीतिक, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र क्या है? दुर्लभ है। वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। अब ये क्या था? लेखक परिचय। अब क्या है? पाठ परिचय। तो बाजार दर्शन जिनेंद्र का क्या है? एक महत्वपूर्ण निबंध है। और जो कल हमने अध्याय पढ़ा था महादेवी वर्मा का, क्या? भक्तिन। तो भक्तिन क्या था? भक्तिन की विधा क्या थी? वह एक क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था कि भक्तिन का मूल नाम क्या है? तो भक्तिन का मूल नाम क्या है? लक्ष्मी है। और जो जिनेंद्र का बाजार दर्शन है वो क्या है? एक निबंध है। तो आप सभी को इनकी ये जो विधा है वो याद रखनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाजार दर्शन क्या है? कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है। तो बाजार दर्शन क्या है? इनका एक निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। अब जो उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर चर्चा कब शुरू हुई है? 1.5 दशक पहले ही। पर कई दशक पहले लिखा गया जिनेंद्र का लेख आज भी उनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में क्या है? बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना क्या है? गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका क्या होगा? लाभ उठा सकते हैं। यानी हमें जितनी जरूरत है जितनी आवश्यकता है उतनी हमें वस्तु की क्या करनी है? खरीद करनी है। तो भाई अगर सोच समझ के हम ये कार्य करें तो क्या है? हम इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए क्या है? बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जिनेंद्र कुमार ने भली भांति से समझाने की कोशिश की है। यानी जब हम बाजार जाए जितनी हमें जरूरत है हमें उतनी वस्तु खरीदनी है, न कि अगर हम ऐसे ही फालतू के पैसे खर्च करेंगे तो बाद में हमें क्या होगा? असंतोष होगा, तृष्णा होगी और दूसरों से क्या है? ईर्ष्या पैदा होगी। इस मूल भाव को जिनेंद्र कुमार ने भली भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या कहा है? नीति शास्त्र बताया है। जिनेंद्र ने अर्थशास्त्र को क्या बताया है? अनीति शास्त्र। कि अर्थशास्त्र क्या है? एक अनीति शास्त्र है। अब यह अध्याय प्रारंभ होता है कि एक बार की बात कहता हूं। लेखक क्या कह रहा है? कि एक बार की बात कहता हूं। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सी चीज लेने, पर लौटे तो बहुत से उनके हाथ में क्या थे? बंडल थे। अब लेखक ने उनसे पूछा यह क्या है? बोले यह जो साथ यानी इसका अर्थ क्या है? कि पत्नी की महिमा। इस महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही क्या है? प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है कि वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा क्या है? सविशेष है। वह तत्व है क्या? मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अब क्या उसने क्या कहा कि आप गए तो कुछ लेने थे, लेकिन उसने क्या कहा? यह साथी यानी पत्नी, साथ में पत्नी। और जो मूल उसका क्या था?
महिमा क्या थी, अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी तो क्या है हमें सामान खरीद पाएंगे, और पैसे की गर्मी या एनर्जी थी हमारे में। अब पत्नी साथ होगी, अगर पास में पैसे ही नहीं होंगे तो पत्नी बेचारी क्या करेगी। लेकिन जब हमारी जेब में पैसे होंगे तभी हम क्या है, मनी जो पावर होता है वो क्या है, यूज कर सकते हैं। पैसा क्या है, पावर है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, यानी किसी के पास कितने पैसे हैं तो हम कैसे पता चलेगा कि उसका बैंक हिसाब देखिए। पर माल स्वभाव, मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। यानी हमारे पास पैसे होंगे तो हमारे घर में सामान भी अच्छा खासा होगा, और हमारी मकान जो कोठी होगी वो भी क्या है, अनदेखे ही दिखते हैं। वैसे ही उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं है, और क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। क्या समझते हैं, फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं, और क्या है, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिपूर्वक क्या है, पैसा जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें क्या है, दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन क्या है, गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने क्या किया, मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए, यानी पर्स दिखा दिया। सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए ही बचा है, यानी सारा पैसा क्या है, खर्च हो गया, और कितना बचा है, सिर्फ रेल का जो टिकट खरीदना है उतने ही पैसे बचे हैं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। यह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि क्या है, परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। कई लोग घूमने जाते हैं तो शॉपिंग करते दिखाते हैं कि देखो हमारे पास इतने पैसे, हम शॉपिंग करके आए हैं। तो लेखक क्या कह रहा है कि यह जरूरत के हिसाब से नहीं आया, बल्कि किस हिसाब से आया, परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में मैं एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। कौन सा तत्व है, इस उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार का। मैंने कहा, यह इतना कुछ ना है ले आए। लेखक ने क्या कहा, इतना कुछ ले आए। मित्र बोले, कुछ नहीं पूछो, बाजार है कि क्या है, शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाइयों जो न फंसे। जब हम मार्केट जाते हैं तो बाहर क्या होते हैं, जो कपड़े की दुकानें होती है, वहां डम्मी पे नई नई ड्रेसें रखी होती है। तो हमें लेना न होना तो भी हमारा क्या है, ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा। तो लेखक का मित्र क्या है कि बाजार क्या है, शैतान का जाल है। मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। कौन कहता है, बाजार। सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है। अगर हम शॉप में चले गए, अगर नहीं लेना है तो भी हम क्या है, एक दो ड्रेस तो ले लेंगे। तो वही है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण क्या होता है, मूक होता है, यानी उसकी कोई भाषा नहीं होती। उससे उससे क्या होती है, चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उनके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित, और क्या है, ओ है। अब जो चौक बाजार है वहां खड़े होकर देखेंगे तो क्या लगेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मार्केट में इतना कुछ है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना दे छोड़े। विकल क्यों, पागल बना दे। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। यानी हमें क्या हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, दूसरों को देख के, और तृष्णा जगेगी, असंतोष होगा तो क्या है, हम बेकार बना के हमको डाल दे सकता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। तो
अब लेखक ने उनसे पूछा कि भी तुम खाली हाथों, अब देखो इसमें डायग्राम बना के दे रखा है, कोई मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद डालूं। अब ये देखो लेडीज सामान ले रही है मार्केट का, इसमें ये एक चित्र दे रखा है। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, यह समझ नहीं आता कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने का मन होता है। कुछ लेने का मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक का एक मित्र था, क्या था, वो गया तो वो खाली आता है, तो लेखक ने कहा कि भाई आप कुछ नहीं लेके आए, तो बोले कि मुझे तो ये था कि मैं सब कुछ ले लूं, और सब कुछ मैं ले नहीं सकता था और कुछ मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खरीदा। पर इस मित्र की बात ठीक भी है। अगर ठीक पता नहीं हो कि आप क्या चाहते हो तो सब की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम क्या होगा? त्रासी होगा, गति नहीं होगी और न कर्म होगा। बाजार में एक जादू है। बाजार में क्या है? एक जादू, और वह जादू आंख की राह पर काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी क्या है? मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जब बाजार का असर कब होता है? जब हमारी जेब में पैसे हो और हमारी क्या हो? मन खाली हो। जब हमें पता नहीं हो कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। जेब खाली पर मन भरा न हो तो जादू चल जाएगा। मन खाली हो तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी है, और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरती है कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं करती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर के स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो या रेशम के स्पर्श की, मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ देगी? अगर क्या किसी को जकड़ लिया, लेकिन वो डोरी किसकी है? रेशमी की, लेकिन वो है तो कैदी, तो वो क्या जकड़ नहीं होगी? पर जब जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय क्या है? वह यह है कि जब बाजार जाओ तो खाली मन न हो। खाली मन से क्या तात्पर्य है? मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहने से क्या है कि जब हम बाहर जाते हैं, जब लू न लगे, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि घर से पानी पीकर जाओ। पानी पीने से क्या होगा? पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे क्या है? दोगे। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आना। असली कहते हैं ना, असली व्यक्ति वही है जो आवश्यकता के समय काम आए। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन क्या है? बंद रहना चाहिए। तो बंद हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जो शून्य हो गया तो होने का अधिकार किसको है? बस परमात्मा को, जो सनातन भाव से संपूर्ण शेष संपूर्ण है। शेष सब क्या है? अपूर्ण। यानी जो शून्य होने का अधिकार सिर्फ किसको है? परमात्मा को है, और बाकी सब क्या है? संपूर्ण है। जो सनातन भाव से पूर्ण है और शेष क्या है? अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। तप की राह कहाँ जाती है? रेगिस्तान को। मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है। जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां क्या हो? नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की क्या है? हार। आंख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या? ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? यानी हमें किसी वस्तु से लोभ हो गया तो हम अपनी आंखें फोड़ लेंगे तो हमारा लोभ थोड़ा ना मिट जाएगा। लोभ तो कैसे मिटेगा? कि हमारे वो सामने पड़ी है और हमारे में उससे
कोई उसकी न तकलीफ है न उससे खुशी है, तो तब लोभ हमारा मिटेगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी वो वस्तु देखी हुई आंख फूटने पर भी वो हमारे दिमाग में रहेगी। क्या आंख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह एकारत है, यह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह क्या होता है? संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन क्या है? पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न हो जाते। यानी हम में अगर पूर्णता होती तो हम क्या हो जाते? परमात्मा के अभिन्न अंग हो जाते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल है, अखिल का अंग है और खुद कुल नहीं है। यानी हमें मनमानी नहीं करनी है। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जो हमें अभी ऊपर पढ़ा है कि परख और सुनीता है वो जनेंद्र कुमार की किस विधा की रचना है? परख और सुनीता क्या है? कहानी है, उपन्यास है या निबंध है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्टडी विद सोनिका चौधरी नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, बाद में इनकी ये PDF है उसमें डाल दी जाएगी। पड़ोस के एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग क्या कहते हैं? भगत जी कहते हैं। भगत जी क्या कार्य करते हैं? चूरन बेचते हैं। यह काम करते उन्हें जाने कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। अब इसीलिए 3 लाइनों में, ये इस 2 लाइनों में 3-4 क्वेश्चन बन गए कि जो चूरन बेचते हैं उनका क्या नाम है? भगत जी। और भगत जी का क्या काम है? चूरन बेचना। और वो कितने पैसे का चूरन बेचते हैं? मात्र 6 आने से ज्यादा नहीं कमाते। चूरन उनका आसपास क्या है? सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज क्या होते? खुशहाल, क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से लेखक उसको देख रहा है। अब भगत जी को लेखक कितने वर्षों से देख रहा है? 10 वर्षों से। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। उनका चूरन क्या है? हाथों हाथ बिक जाता है। वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, और पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर उन अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। कितने आने की? 6 आने की। लोग उनका चूरन लेने के लिए उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से अधिक शायद वह भगत जी के प्रति क्या है? अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी क्या है? बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, अगर और कभी रोग होता मैंने उन्हें नहीं देखा। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि भगत जी है वो कितने पैसे का चूरन डेली बेचते हैं? भगत जी कितने रुपए का चूरन बेचते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लेखक कितने वर्षों से उनको जानता है? 10 वर्षों तक। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। लेखक क्या कह रहा है कि मुझे और तो पता नहीं, लेकिन ये जो भगत जी है इन पे क्या है? बाजार का जादू नहीं चलता है। अब लेखक क्या कह रहे हैं? कहीं आप भूल न कर बैठिए। क्या भूल न कर बैठे? इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई क्या है? चूरन नहीं बेचता हूँ। जो जी नहीं, ऐसी हल्की बात न सोचिए। यह समझिए कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस
चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक है भी या नहीं, और बड़ी बातें तो मुझे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम क्या है, नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त हो जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है, जो हम उन पर बाजार का जादू वार नहीं करता। माल बिछा रहता है और उनका मन क्या है, अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है, मुझे लो मुझे लो। अपना वो चूरन कितना अच्छा आने का, अगर लेखक क्या कह रहे हैं, अगर बिजनेस का गुर सीख जाते तो आज उनके पास लाखों रुपए होते, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, यानी उनको क्या है, पैसे पर दया नहीं आती। वह निर्मम व्यक्ति, लेखक क्या कह रहे हैं कि वह क्या है, एक निर्मम व्यक्ति है। निर्मम व्यक्ति क्यों? व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर क्या है, सलज ही न हो जाती होगी। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के आगे जो पैसे की जो व्यंग शक्ति है वो कभी चलेगी या नहीं चलेगी। अब पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, व्यंग शक्ति क्या होती है? वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा था, लेखक क्या कह रहा है, मैं पैदल चल रहा था कि पास से क्या हुई, धूल उड़ाती निकली मोटर, यानी मैं जब पैदल चल रहा था तो मेरे पास से एक गाड़ी निकली तो दो क्या उड़ाती गई, धूल। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की ली की पार सी हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया कि देखो इसका नाम क्या है, मोटर, और तुम इससे क्या हो, वंचित हो। यह मुझे ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, और मैं सोचने पर को हो आता कि यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। इस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति क्या करती है, कृतघ्न, यानी उपकार जो नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। जब लेखक के पास से गाड़ी निकली तो लेखक को क्या एहसास हुआ कि एक यही माँ बाप थे जो मुझे, जिनका मैं पुत्र बन के पैदा हुआ। तो इसमें क्या हो गया कि 1 मिनट में मुझे इस पैसे की जो व्यंग शक्ति ने क्या कर दिया, कृतघ्न बना दिया। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य ने आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी, यानी अकिंचन यानी अर्थहीन। अकिंचित कर का अर्थ क्या होता है, अर्थहीन हो जाती। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस पर व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल का नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसार वैभव फलता फूलता है, पर कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। अब ये स्पिरिचुअल क्या होता है, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की क्या है, सप्रा है, वहां उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यही उसी बल का क्या है, सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही क्या होती है, प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर क्या है, झुकता है। वह अबलता है जब वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। कहाँ दिख गए, बाजार चौक में। मुझे देखते ही उन्होंने
जय जय राम किया, मैंने भी जय राम का। उनकी आंखें क्या थी, बंद नहीं थी। अब जो चूरन वाले भगत जी है वो कहाँ दिखे थे, बाजार चौक में। उनकी आंखें क्या थी, बंद नहीं थी। उस समय वह बाजार की भांति किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचानने जाने के उत्सुक थे। और भगत जी ने सबको क्या है, हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली हो, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। हम जब बाजार में जाते हैं, कोई नई चीज देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, भौचक्के यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन वो उनमें क्या थी, ऐसी बेचैनी भगत जी में नहीं थी। व्यवहार में पेशो पेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह पा जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रतीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख और तुष्ट और मगन वह चौक बाजार से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत जी नहीं रुकते। जहां उनको जिस दुकान पे जाता है वो वहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी किस पर, पंसारी की दुकान पर। वहां दो चार अपने काम की चीजें ली और चले जाते हैं और बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है। यानी अगर उनको मार्केट से क्या खरीदना है, जीरा और काला नमक, तभी तक क्या है, चौक बाजार की सत्ता उनके लिए है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। अगर हम भी मार्केट जाए, हमें जिस वस्तु जो की खरीदारी करनी है अगर वो ही हम खरीदे तो क्या है, न तो हमारे असंतोष बढ़ेगा और नहीं हमारे में ईर्ष्या जागृत होगी। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो क्या है, जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उस पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह कहाँ मिल जाता है, कोने की जो पंसारी की दुकान है वहां से मिल जाता है। वहां से सहज भाव में ले लिया। इससे आगे आस पास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रही। भगत जी क्या है, बेचारी से कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। जो नहीं जानता वो क्या करता है, अपने परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शैतानी शक्ति को क्या करता है, बढ़ावा देता है। शैतानी शक्ति या व्यंग की शक्ति ही बाजार को देती है। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार का सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का क्या करते हैं, बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ क्या है, परस्पर सद्भाव की घटी। यानी कोई क्या है, जब मार्केट में जाते हैं जितनी हमें वस्तु की आवश्यकता है उतनी हमें लेनी है। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में क्या है, भाई भाई और सहृदय और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते और आपस में क्या है, कोरे गाहक और बेचन की तरह व्यवहार करते हैं। गाहक और बेचन क्या होता है, क्रेता और विक्रेता की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। मानो दोनों एक दूसरे को क्या है, ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है। अब जो ग्राहक होता है वो ज्यादा सामान लेगा तो ग्राहक का तो क्या है, जो सामान यूज नहीं होगा तो वो उसका तो नुकसान है, लेकिन जो दुकानदार है उसका क्या होगा, लाभ होगा। यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए क्या है, विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उनका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर क्या है, ओझा है। वह मायावी शास्त्र है,
वह अर्थशास्त्र और क्या है, अनीति शास्त्र। यह अध्याय अब कंप्लीट हो गया। अब इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि जो जनेंद्र है, अपरख, सुनीता, त्यागपत्र, ये इनके क्या है, उपन्यास है। और जो इसमें चूर्ण बेचने वाले भगत जी का नाम है, वो कितने आने का चूर्ण बेचते हैं, 6 आने का चूर्ण बेचते हैं। और जो लेखक है वो भगत जी को कितने वर्षों से जानता है, 10 वर्षों से जानता है। और एक बार लेखक क्या कहता है कि मुझे व्यंग की एक कर्तघन कर देती है, यानी कौन सी शक्ति कर देती है, कि पैसे की, कि मुझे यही माँ बाप मिले थे जिनके यहाँ मैं पैदा होने वाला था। और जो क्या है, भगत जी है, वो किस नाम से संबोधन करते हैं, जयराम कह के वो क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। और जो ये परचेजिंग पावर है वो क्या है, विनाशक शक्ति या शैतानी शक्ति इसको कहा गया है। और अर्थशास्त्री क्या है, अनीति शास्त्र है। इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर बाद में एक अलग से वीडियो बना के उसमें हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।